जय हिंद दोस्तों। ये हम लोग पिछले क्लास में ये जो चैप्टर चल रहा है आपके रिप्रोडक्शन का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ चुके हैं। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये सब पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। और मेल में जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, टेस्टिस पढ़ लिए, इसके बारे में पढ़ लिए क्या होता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, जो सारी पाथवे काम आती है उसमें, उसको पढ़ लिए। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पढ़ लिए। इसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेमोरी ग्लैंड, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग आज समझेंगे ह्यूमन इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं, मतलब कौन कौन सी तथ्य, मतलब कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इस सब को मिला के हम लोग आज समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। आई होप कि अगर आप लोग पेशेंस बना के समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में बात आएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग इवेंट्स की बात करें तो इवेंट का मतलब इसमें है कि कितने स्टेजेज में होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो अगर हम लोग बात करें, पहला प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस, है ना। पहले होगा गैमेटोजेनेसिस। देखिए गैमेटोजेनेसिस मतलब ये होता है कि गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी, अगर हम लोग बात कर ले, एक ह्यूमन बॉडी ये है, अब इससे, इस ह्यूमन बॉडी से गैमेट का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये गैमेट का फॉर्मेशन होगा और मान लीजिए ये मेल रही होगी तो दूसरा एक कहीं फीमेल रहा होगा, फीमेल ह्यूमन बॉडी। इससे क्या होगा, इससे भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, इससे मेल गैमेट और इससे फीमेल गैमेट। तो इसी प्रोसेस को, इन दोनों प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बनने की प्रोसेस। हम लोग अभी इसको डिटेल में समझेंगे। और फिर उसके बाद देखिए, जैसे गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट अगर बन गया तो उसको ट्रांसफर होना चाहिए, है ना। ट्रांसफर होने के लिए तभी तो आपस में जाके फ्यूज होंगे। जब एक स्थान दूसरे स्थान जाएंगे नहीं तो फ्यूजन कैसे होगा, तो ट्रांसफर। तो जो दूसरा होगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, अर्थात सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू जो स्पर्म का ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसको हम लोग बोलेंगे इंसेमिनेशन। अब बात आती है कि ये केवल और केवल स्पर्म ही क्यों ट्रांसफर होता है, ओवम हो सकता है। हाँ, तो ओवम जो होता है अर्थात मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट, वो मोटाइल नहीं होता है, ठीक है। तो स्पर्म ही ट्रांसफर होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। और उसके बाद जब इंसेमिनेशन हो जाएगा तो दोनों गैमेट का होगा फ्यूजन। ये फीमेल के स्थमस और एम्पलूरी के जंक्शन में, जो रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे, अर्थात फैलोपियन ट्यूब में हम लोग कह लीजिए, हम लोग पिछले क्लास में इसको पढ़े हैं। जो लोग ये क्लासेस पिछली ना देखी हो तो जाके पीछे क्लास में प्लेलिस्ट में एकदम अच्छी तरह से बनाई गई है, उसको आप देख लेंगे तो क्रम बाइज क्रम तभी समझ में आएगा। क्योंकि जब बातें चल रही हैं तो पीछे वाली बातें तो देखना जरूरी होगा, ठीक है। तो जब फ्यूजन होगा दोनों गैमेट का, कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो जैसे फैलोपियन ट्यूब में फ्यूजन हुआ तो बोलता है, उससे बोलेगा इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट जब बन गया तो उसका डेवलप होगा, फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज होती है। जैसे कि अगर गैमेट हम लोग बात करें, गैमेट फ्यूजन होने के बाद ये जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट आगे चल के इनमें ब्लास्टोसिस्ट कुछ बन जाएंगी ऐसे ऐसे टाइप से, है ना। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट आगे चल के एम्ब्रियो में, यही ब्लास्टोसिस्ट वाला जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और यूटेरस में जाकर इसका इम्प्लांटेशन होगा। तो जो अगला स्टेज क्या आएगा, पश्चिमा स्टेज, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ यूटेराइन वॉल एंड इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। देखिए अब जो ये जाइगोट बन चुका है, ब्लास्टोसिस्ट जाइगोट, और फिर इसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, यही जाके जो
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अगर हम लोग बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाके इसका इम्प्लांटेशन होगा, तो मतलब उसको उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिर जैसे इम्प्लांटेशन हो गया तब प्रोसेस होगा एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट। अब जब ये इसका इम्प्लांटेशन हो गया है तो वहां से उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा, अर्थात बेबी बनेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंट को गैस्टेशन, है ना, उस पीरियड को बोलेंगे गैस्टेशन पीरियड। जैसे कि हम लोग बात करें कि ह्यूमन का, तो ह्यूमन का गैस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है। उसके बाद जब ये फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, अर्थात जो बेबी पल रहा है वो जब डेवलप हो जाएगा तो उसकी होगी डिलीवरी, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टुरेशन। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे वन बाय वन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। ये गैमेटोजेनेसिस बात क्या होता है, तो देखिए अगर गैमेटोजेनेसिस की हम लोग बात करें तो गैमेटोजेनेसिस 2 प्रकार का होगा, एक स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, और एक oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये मेल गैमीट, अगर मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है सॉरी अगर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अगर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो oogenesis। तो ये दोनों स्टेप हो गए गैमेटोजेनेसिस के। अब हम लोग आज इस स्पर्मेटोजेनेसिस को अच्छी तरह से समझेंगे, तो चलिए हम लोग समझते हैं। अब देखिए बात आती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, अर्थात मेल गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेट के बनने का, अर्थात क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका स्पर्म। अब देखिए हम लोग देखें कि अगर ये समझ जाएं कि स्पर्म ये कहाँ पे बनता है, हालांकि हम लोग पिछले क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग ये क्लास ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख जरूर लेंगे, तभी ये अच्छे समझ में आएगा। तो हम लोग बात करेंगे ये कहाँ पे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये होते हैं हमारे टेस्टिस में, जो कि हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं टेस्टिस, इन्हीं टेस्टिस में ये होता है। और टेस्टिस हम लोग बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, और अगर हम फीमेल की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, ओवरी होगा, हम लोग उसको समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये वाली इमेज, यही आपकी मेल रिप्रोडक्टिव, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक प्रकार से कह लीजिए। यहाँ पे हम जो दो अभी कलर कर रहे हैं, एक ये वाले और एक ये वाले, दोनों टेस्टिस हैं। इसी टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होना है, अर्थात स्पर्म का फॉर्मेशन इसी टेस्टिस में होंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। इस टेस्टिस को हम लोग, अगर ये जो एक टेस्टिस है, जैसे एक हम इधर वाले टेस्टिस लेंगे और इसको इसी के बारे में समझ जाएंगे, तो जैसे प्रक्रिया यहाँ पे होगी वही प्रक्रिया इस टेस्टिस में भी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस टेस्टिस को, ये वाली जो टेस्टिस यहाँ पे दिख रही है, इसको हम लोग ऐसे कट कर देंगे, इसकी टीएस काटेंगे। जब इसकी टीएस कट कर देंगे तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। इसकी जब टीएस कट कर देंगे तो आप कुछ इस प्रकार से दिखेगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। इसके टीएस में देखिए को कट कर देंगे तो यहाँ पे जो ये पाउच इस तरह से बने हुए हैं, इस तरह से, इसको सबको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। इसको हम लोग दिखा रहे हैं ऑयलोस करके। ये देखिए ये वाला जो है ये सब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ये है, एक ये है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ही स्पर्म का फॉर्मेशन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस होना है। अब इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ये जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमारा पेन चल रहा है, ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होगा क्या, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स अगर हम लोग देखा जाए तो ये एक प्रकार का, अगर हम इसको कट कर देखिए ऐसे, अगर इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को हम लोग इसको बाहर निकालें तो ये कुछ ऐसे पाइप की नुमा स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर हम लोग उसको ऐसे बाहर निकाल देखें तो ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। ये देखिए, ये अगर इसको हम लोग बाहर निकाल के देखें तो ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर को दिखेगा, ये वाली जो वहाँ पे है। अगर अब इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को हम लोग ऐसे बीच से कट करेंगे तो इसके अंदर जो जो चीज़ें दिखेगी उसी को हम लोग पढ़ेंगे, तो समझ आ जाएगा कि जो फॉर्मेशन होगा स्पर्म का वो कहाँ पे होगा। तो देखिए
यहाँ पे कुछ लिखा गया, इसको पढ़ लीजिए। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स लाइव इंटरनली इन द सिंगल लेयर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हम लोग यहाँ पे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनाए हैं, अर्थात ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर होगी, तो ये देखा जाए तो ये इंटरनली लाइंड विद क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये जो इसकी एपिथेलियम होगी वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी, और इसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। अब ये इसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम जो होगी वो कंसिस्ट ऑफ दो प्रकार के सेल से बनी होगी, एक जर्म सेल, एक सर्टोली सेल। जर्म सेल को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल को हम लोग नर्स सेल या सस्टेंटाकुलर सेल बोलते हैं। याद रखिए ये बात। जर्म सेल को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, और सर्टोली सेल को नर्स सेल या सस्टेंटाकुलर सेल। देखिए यहाँ पे हमको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। अब इसी में हम कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ, इसकी अच्छा परिभाषा की बात कर लें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो ये परिभाषा देखिए यहाँ पे लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस व्हिच इंक्लूड इन फॉलोइंग स्टेप एंड सब स्टेप। हम लोग आगे समझते हैं। तो अब देखिए हमने देखा कि ये टेस्टिस था, ये एक टेस्टिस था, इसको हमने एक टेस्टिस को टीएस काटा, जब टीएस काटा तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हम लोग इसको फिर से यहाँ पे समझ रहे हैं, इस वाले इमेज से आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। फिर से ये टेस्टिस को हम लोग टीएस काट दिए, इस टेस्टिस का टीएस काटे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये सारे लोब्यूल्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसी के अंदर क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होगा। तो ये दिखा रहा है कि ये देखिए यहाँ पे, एक सेकंड बड़ा येलो से करेंगे तो दिखेगा, कोई और कलर ले, हाँ ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हम कलर कर रहे हैं, यही बाहर निकाला गया है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इसको ये दिखा रहा है कि यहाँ से ये कट किया गया, देखिए ये यहाँ से इसको कट किया गया है। कट करने के बाद जब इसको कट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये इस प्रकार का। जैसे कि अगर आप लोग पाइप ऐसे समझिए कि ये पाइप ले लीजिए, ये कोई पाइप है, उसको यहाँ से कट कर दीजिए, टीएस की काट दीजिए, तो बीच से ऐसे दिखने लगा इस प्रकार से, तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो अब इसी के अंदर ये जो चीज़ें हैं, यहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग ये जैसे यहाँ होगा वैसे यहाँ होगा, थोड़ा हर जगह पे सेम होगा। तो हम लोग अब देखिए इतने पार्ट को कट कर लेंगे, जैसे हम अभी मार्क कर रहे हैं कितने पार्ट को, ये देखिए इससे हम देखिए हम लोग इसके इतने पार्ट को कट कर ले रहे हैं, इतने पार्ट कट करके इसको समझेंगे, इस पार्ट को केवल देखिए। इस पार्ट को जब कट करेंगे तो ये पूरा जो दिख रहा है, ये यहाँ पे ये बड़ा सा दिख रहा है, ये पूरा वही वाला पार्ट है जितने पार्ट हम लोग कट किए। तो अब इतने पार्ट को समझेंगे, बस इसी से सारा पार्ट में इसी तरह मान लेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखे थे कि इसकी जो ये वाली लेयर है, जो ये सबसे बाहरी लेयर दिख रही है, ये लेयर यहाँ पे हो, ये पाई जाएगी यहीं पे जर्म सेल। ये देखिए यहाँ से जर्म सेल पाई जाती है ना, जो भी हम लोग देखे हैं जर्म सेल के बारे में, ये सब जर्म सेल होते हैं। इसी जर्म सेल से स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो जैसे जर्म सेल बनेगा, सबसे पहले ये बनेगा स्पर्मेटोगोनिया। फिर देखिए ये जो बन रहे हैं, ये जहाँ हमारा पेन चल रहा है, ये आपके बनेंगे स्पर्मेटोगोनिया। ये सारे क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के इसका डेवलपमेंट होगा, है ना, इनका डिफरेंशिएशन होगा, फिर ये आगे चल के इनका जब विकास हो जाएगा तो बन जाएंगे ये स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेंगे? ये स्पर्मेटोसाइट। अब फिर से जब इन स्पर्मेटोसाइट का आगे फिर डेवलप होगा तो ये बन जाएंगे, ये तो प्राइमरी, अच्छा इसको हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल सकते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इसी से आपका फिर से ये डेवलप होगा तो यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, या स्पर्मेटोसाइट सेकेंड बोल दिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जर्म सेल से क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर प्राइमरी, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर आगे चल के देखिए, ये देखिए अब यहाँ से आगे चल रहे हैं, ये स्पर्म का रूप बन रहा है। फिर आगे चल के स्पर्मेटोजोवा, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, ये कंप्लीट स्पर्म बन गया। फिर यही स्पर्म यहाँ चल के बगल में ये देखिए, ये जो बना फॉर्मेशन, इसको यहाँ पे दिखाया गया है, ये स्पर्म, ये वाला। तो
यही प्रोसेस इसमें थी कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल, फिर उसके बाद ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, अब स्पर्मेटोसाइट, और स्पर्मेटोसाइट से दो हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोवा, यही स्पर्म है आगे चल के ये बन जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये जो स्पर्मेटोसाइट है, ये देखिए अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें, ये मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, तो ये क्या होती है, ये हैप्लॉइड होती है, सॉरी डिप्लॉइड होती है, अर्थात 2n होती है। लेकिन जो गैमीट बनते हैं वो गैमीट जो होंगे वो n होते हैं, अर्थात हैप्लॉइड। तो हमको ये भी समझना है कि ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कहाँ पे हुआ। तो देखिए ये जो स्पर्मेटोसाइट था, जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था, तो उसी समय इसका 2n से n हुआ था। अब इसको हम लोग कैसे हुआ था ये देखिए, इसमें इस एक डायग्राम है, एक आउटलाइन डायग्राम, इससे हम लोग समझ जाएंगे। देखिए हम लोग क्या समझे, सबसे पहले यहाँ पे इसे फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल था, फिर स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पे उसी स्टेज को एक डायग्राम फॉर्म नहीं है, एक आउटलाइन डायग्राम फॉर्म बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहला जो था प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। उसके बाद बना था आपका स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद बना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद बना था उसी यही सब देखिए आगे चल के मैच्योर हो रहे हैं, फिर बना था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद क्या बना था स्पर्मेटिड, फिर क्या बना था स्पर्म, लास्ट में हमारा बन गया था स्पर्म, ठीक है। तो ये इसकी स्टेजेस थी, मतलब वही का डेवलपमेंट हो के कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए जब डेवलपमेंट होगा तो इनका डिवीजन भी होगा, ये डिफरेंशिएट भी करेंगे, डिवाइड भी होंगे, तब तो ना बनेंगे। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से लेके ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ये हम लोग बात करें तो यहाँ तक स्पर्मेटिड तक, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड तक, यहाँ तक इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसको, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन। अब इसमें इसको भी 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, एक मल्टीप्लिकेशन, एक फेज माइटोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बनेगा उसको बोलेंगे ग्रोथ फेज, फिर होगा मैच्योरेशन फेज, है ना, इसको मियोसिस फेज बोलते हैं, और अगला जो बी नंबर होगा इस स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलाइसिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार नेट की एग्जाम में और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है या स्पर्मेटोलाइसिस, और ये होल प्रोसेस प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे कि मियोसिस और माइटोसिस की प्रोसेस। तो देखा जाए तो देखिए यहाँ आपका ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल था, ये भी 2n रहा होगा, और उसके बाद यही से स्पर्मेटोगोनिया भी बना, ये भी 2n रहा, फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया ये वाला, ये भी 2n था। अब देखिए जब तक ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल फिर स्पर्मेटोगोनिया ये सब बना, तब तक डिवीजन होगा। जो स्पर्मेटोगोनिया है, इस स्पर्मेटोगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तब डिवीजन होगा माइटोसिस, अर्थात ये डिप्लॉयड था तो यहाँ भी डिप्लॉयड ही है ना, तो डिप्लॉयड था डिप्लॉयड ही है, अर्थात माइटोसिस। अब देखिए जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, वहां पे होगा मियोसिस फर्स्ट। अब यहाँ पे यहीं पे इसका गैमेट जो डिप्लॉयड हुआ करता था वो हैप्लॉयड हो गया, ये 2n से n हो गया, अर्थात इसका डिवीजन हो गया और 2 बन गया, है ना। तो ये मियोसिस हो गया, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट। अब यही जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें फिर से मियोसिस सेकेंड होगा, और सभी इन दोनों में से फिर से 2-2 बन जाएंगे, तो इसको बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट इस वाले स्टेज में, और इस वाले स्टेज में बोलेंगे मियोसिस सेकेंड। अब ये जो मियोसिस सेकेंड के बाद बना वो क्या बना, स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू ये बन जाएगा आपका स्पर्म। तो ये फिर देखिए 4 स्पर्म, अर्थात
एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। बात समझ में आ गई होगी। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म सेल या स्पर्मेटोजोआ सेल बनते हैं। अब यही जो इमेज था हम लोग यही इसमें समझने का प्रयास किए थे कि टेस्टिस कहाँ पे है, फिर उसके बाद उसका कटिंग किया गया, फिर इसके बाद टेस्टिकुलर लेबल कट किया गया, फिर उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कट किया गया, तो कहाँ पे ये जाके स्पर्म बनता है। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में इसको पढ़ लेते हैं। देखिए अब बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, पढ़ेंगे इसको तो। हियर द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, वाइल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि इसका डिवीजन हो गया है 2n से n हो गया है, तो ये किसके थ्रू, मेयोसिस फर्स्ट के थ्रू। ठीक है। अब स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू मोटाइल स्पर्म विद फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। देखिए यहाँ पे जो हम लोग बात किए थे कि स्पर्मेटिड से, इस स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, और इसको या तो स्पर्मेटोलाइसिस बोलते हैं। बात ये स्पर्मेटोलाइसिस और स्पर्मियोजेनेसिस हो गई, लेकिन इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उस चेंजेस को देखिए। देखिए अगर ये जो प्राइमरी स्पर्मेटिड रहा होगा यहाँ पे, जब ये स्पर्मेटोजोआ बना होगा तो देखिए क्या क्या चेंजेस होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है उसका, जो प्राइमरी स्पर्मेटोड का न्यूक्लियस है वो स्पर्मेटिड का, वो किसमें, श्रिंक एंड इलांगेट कर जाएगा। देखिए क्योंकि वो राउंड शेप में था स्पर्म, देखिए ये थोड़ा सा ऐसे लंबा टाइप होगा। उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म एक क्रोमोसोम बना लेगी आगे। अभी हम लोग क्रोमोसोम स्पर्म में सबसे आगे बनता है। डिस्टल सेंट्रियोल होते हैं उसमें, ये एक्जाइल फिलामेंट अर्थात टेल बना देंगी। माइट्रो एक प्रकार से देखिए ये उसको शेप देने का काम कर रहा है। पहले देखिए ये राउंड था, इस राउंड से स्पर्म का शेप जो कुछ ऐसा होता है, इस प्रकार बनने की ये मॉडिफिकेशन है। तो ये मॉडिफिकेशन स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलाइसिस वाले प्रोसेस में होती है। जो साइटोप्लाज्म होगा ये जनरली लास्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट बचे रहेंगे जिसको मैचेंटी बोलेंगे। ठीक है, मैचेंटी। अब देखिए इसका कुछ अगला स्टेप भी देख लीजिए। अब फ्रॉम फॉर द इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस both FSH and testosterone is necessary, but spermatogenesis is start in the proceed by the testosterone alone। ये कह रहा है, देखिए एक हार्मोन्स होता है, हम बताएं कि कोई भी प्रोसेस हार्मोन्स द्वारा रेगुलेट होती है, तो एक हार्मोन्स होता है FSH, ये निकलता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, ये हार्मोन्स इसको बैलेंस करता है। तो बता रहे हैं कि जिस समय स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी उसको हम लोग वो प्रोसेस में होगा FSH का रिलीज होगा, और FSH रिलीज होगा और टेस्टोस्टेरोन, ये तो नेसेसरी होंगे। लेकिन जब इम्यूनिटी स्टार्टेड होगी तो उस समय केवल टेस्टोस्टेरोन रहेगा, केवल टेस्टोस्टेरोन इसको स्टार्ट कर देगा। उसके बाद फिर FSH और टेस्टोस्टेरोन दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है। अब एक पॉइंट है कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड गेट एम्बेडेड इन सर्टोली सेल। देखिए सर्टोली सेल, यहाँ पे जो ये वाली सेल इस इमेज में देखिए, ये इमेज थी, ये वाली इमेज यहाँ पे देख रही है, ये सर्टोली सेल की है। ये वाली ये क्या है, ये सर्टोली सेल है। तो ये बोला है कि जब ये स्पर्मेटिड फॉर्म में रहेंगे तो ये सर्टोली सेल से अटैच रहेंगे। ठीक है, ये सर्टोली सेल से अटैच रहेंगे। जब इसका चेंज होगा स्पर्मेटोजोआ अर्थात स्पर्म में, तो ये फिर डिटैच होने लग जाएंगे। जैसे डिटैच होंगे तभी ये पूर्णतः स्पर्म कहलाएंगे। समझ आ गई? तो ये बात यही कहना चाह रहा था। अब अगली बात इसमें एक और है कि इसमें एक बात 8वां नंबर पॉइंट ये होता है, इसमें दिख नहीं था, हम बता दे रहे हैं क्या होगा इसमें। इसका मतलब ये है कि जब स्पर्मेटो, ये जो आपका स्पर्मेटोगोनिया से ये जो स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, एक प्रकार देखिए, अगर जो ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, स्पर्म बन के जब रिलीज होता है तो प्रोसेस बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मिएशन। और जब स्पर्म आपके टेस्टिस सेल से, जो टेस्टिस सेल से ये टेस्टिस सेल रहेंगे, जब यहाँ से बनकर रिलीज होंगे, मतलब लाइब्रेट करेगा एक प्रकार से कह लीजिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेमिनेशन। क्या बोलते हैं?
सेमिनेशन, हाँ यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेमिनेशन, बस में आ गए। तो अब हम लोग, ये था सर्टोली सेल। थोड़ा सा समझ लेते हैं सर्टोली सेल जो होती है, जो सर्टोली सेल यहाँ पे है, ये देखिए, ये सर्टोली सेल यहाँ पे जो इमेज में दिख रही है, ये एक प्रकार से ना हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके, ये न्यूट्रिटिव होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इनको डेवलप होने में। तो इनका और क्या क्या काम है सर्टोली सेल की, यहाँ पे इससे देख लेंगे। ये क्या करती है, ये रिसेप्टर होती है FSH एंड एक्टिवेटेड बाय FSH। FSH कब रिलीज होगा वो उसको रिसेप्टर के काम में करती है। और जो सर्टोली सेल है, इसके एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डू नॉट डिवाइड आफ्टर प्यूबर्टी, अर्थात जो एज होता है प्यूबर्टी की 13 से, उसके बाद से जो डिवीजन हो जाना होता है उसके पहले ही होगा, उसके बाद से इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, अर्थात इनका संख्या नहीं बढ़ेगी। और ये हम लोग पढ़ ही लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए। और अगर इनगल्फ करती है एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म, अगर कहीं उसमें आ गए तो उसको खा के खत्म भी कर देगी। और ये सीक्रेट सर्टेन सब्सटेंस नीडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस हम लोग पढ़ चुके, उसके में हेल्प करती है। और परफॉर्म बोथ इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन, इज सीक्रेटेड बाय एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP। इसका काम होता है कंट्रैक्ट द टेस्टोस्टेरॉन, कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरॉन एंड ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब, जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर थी जहां पे मेन स्पर्म इसके ल्यूमेन को कंसंट्रेट करता है। और ये इनहिबिन हार्मोन्स फॉर फीडबैक रेगुलेशन ऑफ FSH, एक इनहिबिन हार्मोन्स होता है जो FSH की फीडबैक को रेगुलेट करता है। बस में आई। अब ये देखिए, ये महत्वपूर्ण बात, ये सारी प्रोसेस होने में जो हम लोग बने हैं कि प्राइमोर्डियल, जैसे कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल, यहाँ से लेके जो प्रोसेस लास्ट में आके स्पर्म बनती है, इस प्रोसेस को होने में अप्रॉक्सीमेटली 64 दिन लगते हैं। अर्थात आप समझिए कि स्पर्म बनने, पूरा एक कंप्लीट स्पर्म बनने की प्रोसेस जब से शुरू होगी उसके अंत तक में 64 दिन में स्पर्म बन के तैयार होता है। और हम लोग बात करें तो दोनों टेस्टिस में एक दिन में 100 to 120 मिलियन स्पर्म बनता है, ठीक है। अब हम लोग, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि हम बोल दें कि 64 दिन लगता है तो एक दिन में कैसे बन गया। अरे 64 दिन लगता है तो इसके पहले प्रोसेस चालू रही होगी ना, सारी प्रोसेस एक साथ चलती रहती है। तो ये जब आपका देखा जाए तो एक दिन पर डे 120 मिलियन स्पर्म बनते रहते हैं, है ना, 100 से 120 मिलियन स्पर्म पर डे बनते रहते हैं। अब देख लीजिए एक लास्ट में इसका स्ट्रक्चर, देखिए स्पर्म जब टोटली कंप्लीट मैच्योर हो जाता है तो उसको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, हाँ। ये ऊपर इसको देखा है 3 भाग में डिवाइड होता है, एक ऊपर का पार्ट हेड, दूसरा मिडिल पीस, फिर टेल। बात समझ आई। तो एक्रोसोम, यहाँ पे हेड पे एक्रोसोम, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद ये आता है मिडिल पीस, इसके बीच में नेक होती है, और इसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, टेल होता है। अगर हम लोग देखा जाए तो मेन पार्ट जो स्पर्म का होता है जो कि फर्टिलाइजेशन करता है, वो इसके हेड में ही पाए जाते हैं। ये पार्ट इसके जो मिडिल पीस है इसके न्यूट्रिशन में भाग लेंगे, वही कैसे समझते हैं। और जो टेल है इसका मतलब होता है मोटिलिटी प्रोवाइड करने में, अर्थात स्पर्म जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना में एंट्री करेगा तो वहां से फिर इसको मूव करके फैलोपियन ट्यूब तक, जहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे होती है, यहाँ तक जाना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ठीक है, तो इसलिए इसका टेल का काम होता है। अब इसको हम लोग ऐसे ये पॉइंट से पढ़ लेते हैं। होल स्पर्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारा स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है चारों तरफ, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। हेड, मिडिल पीस और टेल। देखिए, एक हेड हो गया, मिडिल पीस हो गया, टेल हो गया। हम लोग हेड की बात करें तो ये क्या होता है, इट हैज ए लार्ज न्यूक्लियस कैपेड विथ एक्रोसोम फॉर्म्ड बाय गाल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा बनता है, हम लोग पढ़ चुके पिछले लेक्चर में। और ये एक्रोसोम कंटेन्स स्पर्म लाइसिन, इसी एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन पाया जाता है। ये जो एक्रोसोम यहाँ पे दिख रहा है इसमें स्पर्म लाइसिन पाया जाएगा, हाइलुरोनिडेज पाया जाएगा और एसिड फास्फेट पाया जाएगा। और स्पर्म पेनिट्रेशन को ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीएज
कॉल्ड एक्रोसिन ETC, ये सब पाए जाते हैं किसमें, नीड फॉर नहीं लिखा है, नीड फॉर, इसका होगा मतलब यहाँ स्पर्म ओवम का जो पेनिट्रेशन होगा तो पेनिट्रेशन में ये हेल्प करते हैं, किसमें, पेनिट्रेशन में, जब पेनिट्रेशन होगा तो उसमें हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं मिडिल पीस। ये जो मिडिल पीस है ये क्या करता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये प्रकार सा पावर हाउस होता है, यहीं पे इसके भोजन बनते हैं कह लीजिए, है ना, इसको जो एनर्जी दी जाती है यहीं पे उसका प्रोडक्शन होता है। हैविंग ऑक्सीडेटिव एंजाइम एंड लाइब्रेट स्पर्म, ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं और ये स्पर्म को लाइब्रेट करते हैं, ये बात हो गई। अच्छा, मिडिल पीस और हेड के बीच में होती है आपके शार्ट नेक पाई जाती है। ए शार्ट नेक आल्सो प्रेजेंट इन हेड एंड मिडिल पीस, ये 2 सेंट्रियोल इसमें होते हैं, अप्रोक्सिमल सेंट्रियोल और इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान ये ओवम के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। वाइल डिस्टल सेंट्रीब्यूल्स ये फॉर्म एक जाइल फिलामेंट और टेल और फ्लैजिलम, ये इसके टेल और फ्लैजिलम की तरफ होते हैं, ठीक है। अब इसी में देखा जाए तो इसका मिडिल पीस, ये जो माइक्रो मिडिल पीस होते हैं, इसके माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट की बात करें तो ये होता है, देखिए याद रखिएगा 9+9+2 अरेंजमेंट का होता है। अब ये जो टेल होती है, ये टेल लास्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का लास्ट पार्ट है, ये एक जाइल फिलामेंट की होती है और ये टर्मिनेट अनकवर्ड इंड पीस, सो माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट 9+2 अरेंजमेंट होता है। देखिए मिडिल पीस जो इसका होता है उसका 9+9+2 और जो टेल होता है उसका अरेंजमेंट 9+2 होगा। ये याद रखने की बात है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या होगा 9+2 का और इसका क्या था 9+9+2। तो ये स्पर्म रहा आपका। आई होप कि आप लोग इस इवेंट्स को और हम लोग जो पहली बात पढ़े स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात स्पर्म कैसे बनता है इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है, डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अब इसके बाद जो ये टॉपिक आपका है सेकेंड टॉपिक गैमेटोजेनेसिस का, oogenesis, इसके साथ मिलेंगे। तो आप लोग इसको देखिएगा, पढ़िएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन करिएगा। हम लोग नेक्स्ट टाइम पे oogenesis को समझेंगे। और हाँ, पिछली क्लास जो हम लोग प्ले लिस्ट में इसमें डाले हैं उसको अगर देखे बिना समझेंगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए जो ना देखे हो पिछली क्लास भी अच्छी तरह से देख लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें सारी समझ में आएगी। तो ठीक है, आप लोग इसको समझिए, पढ़िए और देखिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे किसके साथ, oogenesis के साथ। तक के लिए जय हिंद।